हेलो अफजाल। जी जी सर। अच्छा मैं क्वेश्चन। सर मैं अच्छा क्वेश्चन आपने रीड कर लिया है कि नहीं? कर लिया। अच्छा, so the first part is calculate the combined weight of the man and child. So you need to find the mass. Okay, mass is given to you and child mass is also given to you. So simple आपने क्या करना है, W is equal to mg. So दोनों के masses को combine कर लो and multiply that with 9.8. So from this you will get the combined weight. Okay. जी जी सर। या आप इस तरह कर लो कि एक के मास को g के साथ मल्टीप्लाई कर लो, देन ऐड देयर टू दी अनदर मास एंड टाइम्स, इन दोनों का अलग अलग वेट फाइंड कर लो, उन दोनों को ऐड कर लो, सो यू विल गेट द कंबाइंड वेट। सर 1280 आ गया, 1280.20 आंसर। Yes, 1280 Newton is the correct answer. 1280 Newton. अच्छा, second part is calculate the tension in the cable during the. एम में निकला सर। ए दिया हुआ है और ऊपर हमने वेट निकाला हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम। अच्छा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है हैदर, लास्ट टाइम हमने ये मिस्टेक किया था कि हमने तो टेंशन इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज अपवर्ड, ओके। वेट का जो डायरेक्शन है दैट इज डाउनवर्ड। हमने इसको रिजल्टेंट लिया था, जो ये हेलीकॉप्टर अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है इस इन दोनों बॉडीज पे। सो हमने लास्ट टाइम उसको रिजल्टेंट यस लिया सर। था, लेकिन वो उसको रिजल्टेंट नहीं लेना चाहिए, उसको मैं अपवर्ड फोर्स कह देता हूँ। अब वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है। सही है, तो इसमें अपवर्ड दोनों फोर्सेस, अपवर्ड अपवर्ड प्लस टेंशन, एफ अपवर्ड प्लस टेंशन दैट्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड दैट इज वेट। तो वेट तो आपके पास इससे आ जाएगा 1280। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द टेंशन, यस सर। इनिशियल एक्सेलरेशन इज गिवन टू यू। क्योंकि ये हेलीकॉप्टर जो इन दोनों बॉडीज पे फोर्स अप्लाई करेगा, सो ये अपवर्ड की तरफ जाएगा, ओके। सो विद वेलोसिटी भी ये अपवर्ड की तरफ जाएगा, तो इस ये एक एक्सेलरेशन भी इससे क्रिएट होगा, क्योंकि वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब रेस्ट पोजीशन पे था, जब ये दोनों बॉडीज रेस्ट पोजीशन पे थे, तो उस टाइम क्या था, वेलोसिटी आपका जीरो था। सो एक्सेलरेशन भी आपका जीरो था, लेकिन अब अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि देयर एग्जिस्ट सम सॉर्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड दैट एक्सेलरेशन इज गिवन टू यू, दैट इज 0.570। सो एज वी नो दैट एफ अपवर्ड विल बी इक्वल टू एम ए प्लस टेंशन। तो यहाँ पे आपने मास ऑफ बोथ बॉडीज दैट इज 80 प्लस 50.5 दैट्स इक्वल टू 130.5 times acceleration. Acceleration is given to you, that is 0.570 plus tension. So from this equation you can find the tension. That will be the answer of B part 1. ओके सर, अंडरस्टूड। Okay, next part. अब ज़्यादा समझ आ गया आपको, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? जी जी सर। दोबारा समझा दूं या आपको समझ आ गया? सर वेट जो सा होता है वो आपने मतलब एम ए और प्लस टी के इक्वल ले लिया, और फिर आपने एम ए और वेट की वैल्यू डाली और टेंशन निकाल लिया ऐसे जी ही। इसी तरह है। एक्चुअली वेट और उनका डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल में भी जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए, डिफरेंट फोर्सेज आ जाए, तो आपने इस तरह हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स इस साइड पे अप्लाई हो रहा है, दूसरा फोर्स इस साइड पे अप्लाई हो, तो उनको भी आपने इक्वल लेना है। और इसी तरह वर्टिकली भी आप फोर्सेज को इक्वल लोगे। यहाँ पे देख लो, तो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस एफ अपवर्ड फोर्स इज आल्सो इन द प्लस वाई एक्सिस डायरेक्शन, weight is in the downward direction. So you need to add these two forces, okay, tension plus F upward divided by, now that will be equal to W. अगर अपवर्ड फोर्स आपका जीरो हो जाए, यानी ये हेलीकॉप्टर कोई फोर्स इस पे अप्लाई ना करे, तो फिर क्या होगा, ये बॉडी रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, देन यूर टी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। ये आपका जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि दिस फोर्स डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो जब रेस्ट पोजीशन में होगा तो आपका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। सो ये आपका टर्म आपका जीरो हो जाएगा। सो देन योर टेंशन विल बी इक्वल टू वेट। समझ आ गया आपको? जी जी सर, आगे चलते हैं। Okay, next part. Okay, so the next part is during the final declaration, the tension in the cable is this. Okay, tension is given to calculate this declaration. तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे टेंशन गिवन है, ओके। इस पे और भी एफ इज इक्वल टू भी अप्लाई होगा ना? या वही वही फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे डी एक्सेलरेशन है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा, लाइक योर टेंशन प्लस एफ अपवर्ड दैट्स इक्वल टू डब्ल्यू। So tension is given to you, that is 1240 plus mass. Mass is also no combined weight. लास्ट पार्ट में हमने क्या किया था, यहाँ पे आपका वेट कितना आएगा वो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था, दैट इज 130.5 टाइम्स 9.8। उससे क्या आया था, 12 आपने बताया था मुझे अभी। सर 1280 आया था। अच्छा, वो 1280 आया था। सो दिस एफ अप, या इसकी जगह मैं एम ए लिख दूँ?
एम में लिखते हैं सर। That's equal to 1280. So this mass will be 130.5 combined mass, okay? So from this you will get acceleration. और ये acceleration आपका नेगेटिव में आएगा. 1240 minus this 1280 divided by 130.5. That will be acceleration और ये आपका माइनस में आएगा because the greater value का जो साइन है वो माइनस है. So this will be your deceleration या deceleration, okay? देन -0.30 आ गया आंसर। 0.30. Yes, that will be the final answer. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं, पार्ट डी. Calculate the time over which the man and child are moving with uniform acceleration. So यहाँ पे हमने टाइम को फाइंड करना है, ओके. लेकिन as we know that acceleration is equal to change in velocity divided by time, and or you can say that acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time. So we need to find the time, okay, moving with uniform acceleration. अच्छा, यहाँ पे मसला एक आ रहा है. लास्ट टाइम भी हम यहाँ पे एक मसला आ रहा था, और वो मसला ये है कि यहाँ पे इनिशियल एक्सेलरेशन जो है वो तो हम वही लेंगे जो हमें लास्ट पार्ट बी में जो हमें गिवन था, दैट इज 0.57. वो तो यहाँ से आ जाएगा 0.57. लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो हमें पता नहीं है. लेकिन वेलोसिटी का आप इस तरह कर लो कि कोई वैल्यू एज्यूम कर लो, ओके. क्योंकि इन्होंने कोई वैल्यू आपको गिवन नहीं, वैसे तो देनी चाहिए थी आपको वेलोसिटी की वैल्यू, लेकिन इन्होंने कोई वैल्यू आपको नहीं दी. तो आप इस तरह कर लो कि इस वेलोसिटी को एज्यूम कर लो कि लेट्स से v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, ओके. सो आप वेलोसिटी की वैल्यू इसमें पुट कर लो. सो योर t विल बी इक्वल टू 1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 0 डिवाइड बाय 0.57. सो फ्रॉम दिस यू विल गेट टाइम, ओके. We move with uniform acceleration. It means कि आपका जो velocity है, it means कि ये positive acceleration. The next part is moving with uniform deceleration. तो इसमें क्या होगा? सर लेकिन एक बात, हमें इसमें पता कैसे चलेगा कि इस टाइम पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी है, इस टाइम पे नॉन यूनिफॉर्म है? सर ये इस चीज का हम कैसे अंदाजा लगा रहे हैं सर? ये तो टोटली गैस है हमारा। नहीं, ये एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम यही हो रही है कि उन्होंने हमें वेलोसिटी गिवन नहीं है. वेलोसिटी देनी चाहिए थी उन्हें. क्वेश्चन में मुझे वेलोसिटी गिवन नहीं है. अगर वेलोसिटी गिवन होता तो फिर तो ये बहुत इजी था. वो उसी वेलोसिटी को मैं पुट कर लेते यहाँ पे और उससे मुझे टाइम आ जाता. लेकिन यहाँ पे मुझे वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो इसी वजह से. और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अगर आपने ग्राफ ड्रा करना है, ओके, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट पे ग्राफ से रिलेटेड आ रहा है, तो जब बॉडी मोशन स्टार्ट कर लेती है, ओके, पहले क्या था? रेस्ट पोजीशन में था. रेस्ट पोजीशन में था. यहाँ पे हेलीकॉप्टर ने इस पे अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर लिया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी. तो ये अपवर्ड की तरफ इसने मूवमेंट स्टार्ट कर ली विद वेलोसिटी v, जिसको अभी मैंने एज्यूम कर लिया 1 मीटर पर सेकेंड. तो ये अपवर्ड की तरफ जा रहा था विद एक्सेलरेशन a, ओके. उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अपवर्ड की तरफ जा रहा था. यानी हेलीकॉप्टर इस पे एक कांस्टेंट फोर्स ऐड कर रहा था, जिसकी वजह से ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अपवर्ड जा रहा था. ऊपर फिर क्या हो गया? ऊपर फिर ये डिक्लेरेशन इसने स्टार्ट की. जिस तरह वो गाड़ी होती है, गाड़ी स्टार्ट में क्या करते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ स्टार्ट ले लेते हैं. फिर वो रास्ता कुछ डिस्टेंस तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा होता है. फिर उसके बाद यहाँ पे लेट से यहाँ पे इसने स्टॉप करना है, ओके. तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये डिक्लेरेट हो जाएगा. इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी. क्यों नेगेटिव हो जाएगी? क्योंकि इसका वेलोसिटी कम होता जा रहा है. इसका फाइनल वेलोसिटी जो होगा दैट्स विल बी लेस देन दिस वेलोसिटी. यहाँ पे क्या था? इनिशियल वेलोसिटी का क्या था? दैट इज 0. यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का दैट्स इक्वल टू सम वैल्यू, ओके. लाइक इन दिस केस हमने क्या लिया कि दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड. फिर वो 1 मीटर पर सेकेंड के साथ जा रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा था. यहाँ पे इसने स्टॉप करना है, तो इसने फिर वो ब्रेक लगा दी, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी डाउन हो गई. 1 मीटर पर सेकेंड से इसकी वेलोसिटी 0 आ गई. तो यहाँ पे अगर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है? 0 माइनस 1 डिवाइड बाय टाइम. सो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाएगा. इट मीन्स कि यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है. यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 माइनस 0 डिवाइड बाय टाइम. तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा. गॉट इट? जी सर, ठीक हो। अच्छा, तो इसी तरह ये तो मैंने नीचे वो एज्यूम कर. इसी तरह हेलीकॉप्टर भी इस पे अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर. तो पहले तो ये वो
यानी विद 1 मीटर पर सेकंड तक इसकी वेलोसिटी, यानी ये 1 मीटर पर सेकंड जब इसकी वेलोसिटी हो जाती है तो उसके बाद इसका 1 मीटर पर सेकंड अप टू दिस, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये अपवर्ड जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे वो फिर जब स्टॉप कर लेते हैं तो फिर वो वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी मुझे गिवन नहीं है, लेकिन मैंने एज्यूम कर लिया 1 मीटर पर सेकंड। सो मेरे पास आपने ये टाइम फाइंड कर देना है, ओके। तो इससे आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 1/0.57, दैट्स विल बी इक्वल टू 100 दैट्स विल बी इक्वल टू 1.754, 1.754। अच्छा, इसके बाद डी एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करना है। तो डी एक्सेलरेशन में क्या करना है, वो टाइम क्या हो जाएगा, वो टाइम आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 - 1 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 0.57। सो इससे आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन भी मेरे पास डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी माइनस में आएगी। सो ये माइनस माइनस के साथ कट जाएगा और आपका टाइम 1.574। सो इट मीन्स के जब एरोप्लेन ने अपवर्ड फोर्स उन दोनों बॉडीज पे अप्लाई कर लिया है तो फॉर अप टू 1.574 वो एक्सेलरेशन उसका नॉन जीरो था, लेकिन आफ्टर दिस टाइम एक्सेलरेशन फिर जीरो हो गया, ओके। उसके बाद फाइनल इसको ग्राफ से अंडरस्टैंड कर लेता, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ये मेरे पास टाइम एक्सिस है, ओके, दिस इज द वेलोसिटी एक्सिस। तो यहाँ पे क्या करना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मैंने ग्राफ पे किस तरह रिप्रेजेंट करना है। लास्ट एक्सरसाइज में आपने पढ़ा होगा कि आपने इसको इस तरह रिप्रेजेंट करना है, दिस विल बी योर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है या यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है या यहाँ पे आपने फाइंड करनी है तो सबका एक ही वैल्यू आपके पास आएगा। लेट्स से आपका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे भी 4 मीटर पर सेकंड होगा, यहाँ पे भी 4 मीटर पर सेकंड होगा, यहाँ पे भी 4 मीटर पर सेकंड होगा। तो इट मीन्स कि दिस इज द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और अगर आपने इसी ग्राफ पे कांस्टेंट वेलोसिटी को ड्रा करना है तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन अगर आपने शायद लास्ट एक्सरसाइज में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने डिस्टेंस और टाइम ग्राफ वो करना है, ड्रा करना है, तो दिस विल बी द कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे आपकी वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी आपकी रहेगी, यानी एक ही वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे मुझे टाइम इज 1.754, तो अप टू 1.754 मुझे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड जाएगा। दिस इज ये तो काफी, लेट्स से दिस इज इक्वल टू 5, ओके, ये तो काफी छोटा आ गया मेरे पास। लेट्स से दैट इज इक्वल टू 5 सेकंड एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 5 सेकंड। तो क्या हो जाएगा, 5 सेकंड के लिए आपने इस तरह ग्राफ ड्रा करने हैं। कहाँ तक आपने जाना है, 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी मेरा 1 मीटर पर सेकंड था। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आफ्टर 5 सेकंड आपका जो एक्सेलरेशन वो जीरो हो जाएगा। इट मीन्स कि आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। सो ये अच्छा, इन्होंने आपको गिवन भी है कि आपका वेलोसिटी कितना कांस्टेंट रहेगा। द टाइम ओवर विच द मैन एंड चाइल्ड आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज 20 सेकंड, ओके, 20 सेकंड इज गिवन टू यू। सो दिस इज 5 सेकंड, दिस इज 10 सेकंड, दिस इज 15 सेकंड एंड दिस इज 20 सेकंड। 20 सेकंड के लिए आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। उसके बाद आपने डी एक्सेलरेशन के साथ जाना है। तो डी एक्सेलरेशन, दिस इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दिस विल बी द नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए आपने 5 सेकंड के लिए आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो आपने इस तरह लाइन ड्रॉ करनी, दिस विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन, दिस विल बी हियर द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0, हियर द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। A uniform beam AB of length 6 meter is placed on a horizontal surface and then tilt at an angle of 31 degree to the horizontal. Okay, this horizontal surface, this beam AB make an angle of 31 degree with this horizontal. The beam is held at equilibrium by 4 forces. Okay, this is the one force, this is second, this is the third force, and this is the fourth force that all act at the same plane. It means कि coplanar forces हैं. A force of 90 Newton act perpendicular to the beam at end A. Okay, this one. The weight W of the beam act at its center of the gravity. A vertical force Y and a horizontal force X both act at end B of the beam. Calculate the name of force X. तो सर ये तो ड्रैग फोर्स भी होती है क्या? फ्रिक्शनल फोर्स। जी, ड्रैग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स वो दोनों सेम होते हैं, ओके। तो यस सर, एक ही बात है। एक ही बात। अच्छा, पार्ट 2, बाय टेकिंग मूवमेंट ऑफ अबाउट एंड बी कैलकुलेट द वेट ऑफ द बीम। अच्छा, आपने इस एंगल का यूटिलाइज करना है यहाँ पे।
अच्छा अगर आप यहाँ पे देख लो तो वेट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके, एक्स फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, और एक हमारे पास ये फोर्स हैं तो ये तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर इसको मैं ऑपोजिट कर लूँ लाइक इस तरह ले लूँ, सो दिस विल बिकम -90। तो ये इस फोर्स को मैं यहाँ से उठा लूँ, यहाँ पे ले आऊँ, तो दिस विल बिकम लाइक दिस, और ये फोर्स आपका ये हो जाएगा, तो ये आपका एक ट्राइंगल बन गया यहाँ पे। अब एंगल को फाइंड कर लेते सर ऐसे बड़े बड़े सिंपल तरीके से किया सर, उसने ऐसे किया कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, 90 into 6 इज इक्वल टू w cos 31, और उसने w वहां से निकाल लिया। अच्छा 3 उसने इसलिए ले लिया क्योंकि यूनिफॉर्म रॉ। अच्छा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से कर लेते हैं, जिस तरह वो हैदर ने कहा अभी। सो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, बाय टेकिंग मोमेंट अबाउट एंड बी, सो दिस विल बी द मोमेंट, या इसको आप पिवट कह दो, ओके, कैलकुलेट द वेट w ऑफ द मोमेंट, w ऑफ द बीम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे तो कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, वन इज एक्स एंड सेकंड वन इज वाई, लेकिन मूवमेंट यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस का जीरो होगा। मूवमेंट क्यों जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट आर्म जीरो है, डिस्टेंस 0 है ना सर, या डिस्टेंस जीरो है, तो इसी वजह से यहाँ पे मेरे पास मूवमेंट जीरो हो जाएगा, ओके अफजल। तो यहाँ पे क्या करना है हमने, ये दिस इज इन द क्लॉकवाइज एंड दिस इज इन द एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस 90 टाइम्स 6 कर लो, प्लस नो दैट्स विल बी इक्वल टू w टाइम्स दिस डिस्टेंस, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे फाइंड करना होगा, दिस डिस्टेंस इज 3 3 क्योंकि सर यूनिफॉर्म मीटर रॉड है ना। जी, और मिडल पे भी एट हो रहा है ना, तो ये 3 हो जाएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू cos थीटा से कर लेते हैं, cos 31 टाइम्स 3, दैट्स विल बी इक्वल टू x, सो इससे आपके पास एक वैल्यू आ जाएगा, सो उसी x वैल्यू का आपने यहाँ पे पुट करना है यहाँ पे, सो फ्रॉम दिस यू विल गेट w, cos 31 times 3, 2.57, so that will go to 210, okay, that will be your final answer. अच्छा next part, determine the magnitude of force x। अगर इसको हम इस तरह विक्टोरियली वो ड्रा कर ले जिस तरह भी हमने ड्रा किया था, this will be -90, this will be 210, and this will be the x force. Now we need to find this angle. So यहाँ पे अगर आप देख लो तो this make an angle of 90, यानी ये 90 न्यूटन फोर्स जो है ये 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, सो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, सो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 minus 31, so that will be equal to 9 59, yes that will be equal to 59, yes, so ये एंगल आपके पास 59 आ गया। या अगर आप इस एंगल को फाइंड ना भी करो तो आपके पास ऑलरेडी वो है, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से भी आप कर सकते हो, like your hypotenuse will be equal to this and this, that will be equal to x square plus 210 square, so this will be 810, yeah that will be this minus 210 square। अच्छा आप इस तरह कर लो कि x इज इक्वल टू, यही कर लो, x इज इक्वल टू cos से कर लेते हैं, और ये एंगल ले लेते हैं, योर x विल बी इक्वल टू cos 59 टाइम्स -90 कर लो, योर x विल बी इक्वल टू -46.35, लेकिन ये यहाँ पे जो भी साइन होगा तो वो आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो क्वेश्चन ये है कि आपने मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है, तो इट मींस कि आपने इस मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है, सो दैट्स विल बी इक्वल टू 46.35, या अगर -46.35 लिख लो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे जो साइन होता है
पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन ये आपको जस्ट डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये फोर्स मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा।